किया घोषित। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने निरीक्षण किया है। इस दौरान कलेक्टर ने निर्माणाधीन आईसीयू का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द इसे शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि यह दौरा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों मरीजों से अच्छा व्यवहार करें, उनका अच्छा उपचार करें। इसके साथ आवश्यक न पड़ने पर मरीजों को जिला अस्पताल से बाहर रेफर नहीं करने के निर्देश दिए। इसी के साथ कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में जल्द ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे मरीजों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध होंगी। निरीक्षण था, समय समय पर हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। इस दिशा में आज मैंने एक बैठक भी ली है, सभी डॉक्टरों के साथ निर्देशित किया गया है कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार हो, उनका अच्छा इलाज हो और जो रेफर करने का सिस्टम है इस पर भी गंभीरता से सोचें। किसी मरीज को तभी रेफर किया जाए जब यहाँ इलाज उपलब्ध न हो। यहाँ के जो संसाधन है, मुझे लगता है कि प्रदेश के बड़े से बड़े हॉस्पिटलों से ज़्यादा यहाँ के संसाधन है, बेहतर उपकरण है, डॉक्टरों की अच्छी टीम है, तो इसका अच्छे से उपयोग हो। सिविल सर्जन और सीएमएचओ दोनों को मैंने निर्देशित किया है और यहाँ पे सुधार लगातार हो भी रहा है, काम भी अच्छे चल रहा है और हमारा जन औषधि केंद्र भी तैयार हो रहा है। आगे चल के बहुत ही कम दर पर लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, दवाइयाँ मिलेंगी। सर, मरीजों का संवाद हो सके, आपसे बात हो सके, प्रशासन ऐसा कोई व्यवस्था ले, क्योंकि बहुत सी समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान नहीं हो पाता। जैसे आपके पास ये भी एक मामला आया था, मेडिकेशन नहीं हो पाया समय से, तो इसके लिए क्या जो ये चीज सामने आ रही है, छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, उसके संबंध में आज सभी डॉक्टरों को। खबर शमशाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन संघ सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर नीम चौराहे पर लगभग 250 ट्रैक्टर एक साथ इकट्ठा हुए। सर्वप्रथम धरणीधर भगवान बलराम की पूजा अर्चना करके बैलों को तिलक लगाकर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कलेक्टर के नाम एसडीएम अजय प्रताप सिंह पटेल को ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। 250 ट्रैक्टरों से एक विशाल रैली के साथ भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 250 ट्रैक्टरों के साथ किसान आया हुआ है। हजारों की संख्या में आज किसानों का हमारा समर्थन है और ये पारिवारिक संगठन है, ये राजनीतिक विचारधारा नहीं है, इसलिए ये पूरे हमारे कार्यकर्ता हैं। प्रत्येक ग्राम से ग्राम समितियां आई हुई हैं, उनके माध्यम से ट्रैक्टर लाए गए हुए हैं और हमारे किसान संघ की सदस्यता काफी अच्छी संख्या में हमारी क्षेत्र की समस्या हुई है और भारतीय किसान संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है। इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उसकी जो नेतृत्व दिया है भारतीय किसान संघ ने और जो मांग रखी है उसको तत्काल विचार करके इसको पूर्ण किया जाए। खबर सतवास से है, जहां भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने अपने ज्ञापन में सोयाबीन फसल की कीमत में बढ़ोतरी की मांग करते हुए अनेक प्रकार की समस्याओं से तहसीलदार को अवगत कराया। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल का दाम 2009 में जो था आज भी वही है। आज हमारी लागत बढ़ गई है, किंतु फसल की कीमत में बढ़ोतरी कम हुई है। किसानों ने बिजली समस्या, बैंक संबंधी समस्या आदि को लेकर सतवास तहसीलदार को अवगत कराया। बता दें कि इससे पहले किसानों ने मंडी प्रांगण से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा शुरू की और पूरे नगर में भारी बारिश के बावजूद भी सड़कों की सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालकर जय जवान जय किसान के नारे लगाए। मंडी प्रांगण में ही रैली का समापन हुआ। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। खबर सतवास से है, जहां किसान संघ की ओर से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने सोयाबीन फसल की कीमत में वृद्धि की मांग की है। किसानों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सोयाबीन की फसल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही सोयाबीन की फसल उगाने में लागत भी ज्यादा लगती है, लेकिन उसके मुकाबले जो फायदा उन्हें मिलता है वो बेहद कम है, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सोयाबीन का मूल्य बढ़ाया जाए। सोयाबीन फसल की मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों ने
ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे जो सोयाबीन है वो पिछले 10 साल से 4000 के आसपास बिक रहे हैं और हमारी सरकार से खुली मांग है कि हमारा सोयाबीन इस बार 6000 रुपए से ऊपर की कीमत। 6000 रुपये सरकार का तो कोई अभी इस तरह का कोई आदेश या कोई नियम अभी आया नहीं है या कोई मांग जिसपे आप ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है कि अपने देवास जिले में किया जा रहा विशेष अभियान? ये पूरे प्रदेश और देशव्यापी कार्यक्रम है। हमारी जो मुख्य मांग है वो सोयाबीन की अपने प्रदेश में इसलिए है क्योंकि अपना प्रदेश सोया प्रदेश है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, अब जो कृषि मंत्री हो गए, वो बार बार ये चीज बोलते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट का दर्जा हमने दिला, जबकि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसानों की है और किसान पिछले 10 साल से घाटे की खेती कर रहा है जिसमें उसकी लागत भी नहीं निकल। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान के ज्वलंत मुद्दों को लेकर एवं सोयाबीन के भाव को बढ़ाने के संबंध में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, जिसका ज्ञापन लेके समापन किया गया है और ज्ञापन उच्चाधिकारियों को प्रेषित। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बाड़ी बारना जलाशय से गैरतगंज सिलवानी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए 272 करोड़ 98 लाख रुपए की अनुमानित लागत से जल शोधन संयंत्र के निर्माण का आदेश दिया है, जिससे लगभग 1,52,629 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन बाड़ी कला में जल शोधन संयंत्र के निर्माण की नींव ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। निर्माण कार्य की शिकायत मिलने पर मौके पर जाकर देखा तो रहवासियों की शिकायत सही मिली। बता दें कि जल शोधन संयंत्र जिन पिलर्स पर खड़ा होना है, उनकी नींव में सीमेंट, कंक्रीट और काली पीली मिट्टी मिक्स होने से इस बात का पता चलता है कि मध्य प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते ये योजना भी मूर्त रूप लेने से पहले ही धराशायी हो गई। वहीं इसको लेकर जब महाप्रबंधक जल निगम अधिकारी आर.के. चावला के नंबर पर संपर्क किया और उनसे जानकारी चाही तो उन्होंने सवालों से भागते हुए कहा कि मैं फोन पर बात नहीं करता, जो ये दर्शाता है कि इस निम्न स्तरीय कार्य में उनकी संलिप्तता बहुत गहरी है। निवाड़ी में शासकीय स्कूल की किताबों को कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया है। किताबों को बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये किताबें निवाड़ी जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल धवा बंगरा की बताई जा रही हैं। वहीं मामले को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि जिले का स्कूल शिक्षा विभाग मामले की लीपापोती में लगा हुआ है। निवाड़ी में शासकीय स्कूल की किताबों को कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया है। पूरे मामले का एक वीडियो भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें किताबों को कबाड़ में बेचा जा रहा है। तो वहीं जब मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग से पूछताछ की गई तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए। स्कूलों में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत रहते हैं, लेकिन शासकीय स्कूल में मामला कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। शासकीय स्कूल की किताबों को कबाड़ में बेचने का काम किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जो शिक्षा विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि स्कूल प्रशासन की ओर से मामले में लीपापोती करने की बात सामने आई है। निवाड़ी में शासकीय स्कूल की किताबों को कबाड़ में बेचा जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है। बैहर की ग्राम पंचायत दूल्हापुर में बारिश ने तालाब निर्माण कार्य में की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि ग्राम पंचायत दूल्हापुर के ग्राम रशीमोटा में तालाब फूट गया, जिसके चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई है। वहीं अब इसको लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की है। खबर बैहर से है, जहां तालाब टूटने के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तालाब में बहाव के चलते तालाब फूट गया, जिसके चलते पानी फसलों तक पहुंच गया। खेतों में पानी भर जाने के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है।
जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। देवास जिले के नेमावर में 2 अक्टूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु नेमावर के नर्मदा तट स्नान पर्व पर पहुंचते हैं। उन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देशन और एसडीएम प्रिया चंद्रावत की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक जाट धर्मशाला नेमावर में आयोजित की गई। बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जहां सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर दायित्व सौंपे गए। वहीं आयोजित बैठक में तहसीलदार अरविंद दिवाकर, सीओ केपी राजौरिया, सीएमओ मनीराम मंडलोई समेत सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देवास में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को लेकर बैठक की गई, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु तट पर स्नान करने पहुंचते हैं, जिसके लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आगामी अक्टूबर माह में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 को है। चूंकि हमारे खातेगांव विधानसभा में नेमावर एक ऐसी जगह है जो कि धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के समय यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा की पूजा अर्चना और सिद्धेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए आते हैं। आने वाली सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मेले को लेकर आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें राजस्व अमले से एसडीएम मैडम, तहसीलदार महोदय, थाना प्रभारी और सभी विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे, जिसमें बैठकर आगामी पर्व श्रद्धालुओं को किस प्रकार हम बेहतर बनाएं, कैसी व्यवस्थाएं दें और आने वाले श्रद्धालुओं को तकलीफ न हो, मां नर्मदा का स्नान मंगलमय हो, इस हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है और उस पर अमल के भी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। रायसेन जिले के नए एसपी पंकज कुमार पांडे ने थाना बाड़ी प्रांगण में नगर के गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों की बैठक में जनसंवाद किया। उन्होंने महिला सुरक्षा पर कहा कि बच्चियों और महिलाओं पर कहीं कोई विषय आए तो हम सब उसकी जिम्मेदारी है कि उस बात को संज्ञान में जरूर लिया जाए ताकि बड़ी घटना को रोका जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस बालिका छात्रावास और कन्या स्कूलों का समय समय पर निरीक्षण करें और बच्चियों में भी जागरूकता लाएं, जिससे बच्चियों में भी साहस बढ़ सके और किसी भी प्रकार के अत्याचार का खुलकर विरोध कर सके। तो उधर अपराध को रोकने के लिए उन्होंने नगर के व्यापारियों और गणमान्य नागरिकों से सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी अनुरोध किया, जिससे अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सके। वहाँ का विजिट किया गया है। जो वहाँ के गणमान्य लोग हैं उनके साथ में मुलाकात की गई, चर्चा की गई, आपस में विचार विमर्श किया गया। जो त्यौहार चल रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं। उसके साथ ही 2 मुद्दों पर और चर्चा की गई। एक महिला सुरक्षा को लेकर के कि जो हमारे बालिका विद्यालय हैं और जो हमारी बेटियां हैं घरों में, अगर कोई भी अपराध या कोई घटनाक्रम होता है तो उसको पुलिस के संज्ञान में लाएं, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि पुलिस ऐसे अपराधों पर कंट्रोल कर सके और जो आरोपी उनको सजा दे सके। खबर टिमरनी से है, जहां खेल मैदान की मांग को लेकर नगरवासियों और खेल संगठनों की तरफ से लगातार शासन प्रशासन के सामने विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लंबे समय से राधा स्वामी संस्था की ओर से 3.47 एकड़ लीज पर ली गई भूमि की लीज निरस्तीकरण कर नगर परिषद को खेल मैदान के लिए ये भूमि आवंटित करने की मांग की जा रही है। 7 दिन पहले भी नगरवासियों ने ज्ञापन दिया था। वहीं लीज निरस्त न होने पर खेल संगठनों और नगर वासियों ने टिमरनी के बस स्टेशन चौराहे पर लगभग 1 घंटे तक कई खेल खेले। चारों ओर से जाम की स्थिति बनती दिखाई दी। वहीं एसडीएम महेश कुमार बडोलो के आश्वासन के बाद चरणबद्ध आंदोलन को रोका गया, लेकिन सकारात्मक रूप से मांग पूरी न होने पर खेल प्रेमियों की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी गई है। इस दौरान जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खेल प्रेमी, खिलाड़ी और नगरवासी मौजूद रहे। राधा स्वामी संस्था के द्वारा शहर के बीचों बीच जो 343 एकड़ जमीन पे अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है,
जिसे वो लीज लेना बता रहे हैं, लेकिन वो लीज नहीं है, वो अवैध कब्जा है। क्योंकि न तो आज तक प्रशासन न राधा स्वामी संस्था हमें उस लीज के द्वारा कोई संबंधित कागज बता चुके हैं। इसलिए इस चीज का विरोध करते हुए आज शहर के समस्त नागरिकों ने, समस्त खिलाड़ियों ने, समस्त राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, आम नागरिकों ने, हमारी महिला शक्तियों ने यहाँ मिलकर के एक ये प्रदर्शन किया है, एक आंदोलन शुरुआत की है। रायसेन शहर की वीआईपी कॉलोनी में रहने वाले मजिस्ट्रेट और सांची रोड पर स्थित रिचा ज्वेलरी शॉप में बीते दिनों चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे और एसडीओपी प्रतिभा शर्मा के अथक प्रयास से एक टीम बनाकर चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया गया है। पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। 3 मकानों में गए थे, 2 में चोरी करने में सफल रहे। उस पर मुकदमा कायम किया गया था। फिर जो हमारे एडिशनल एसपी हैं, एसडीओपी हैं, दोनों थाना प्रभारी कोतवाली और सांची और जो साथ में पुलिस टीम है, एक टीम बनाई गई थी जिनके द्वारा लगातार दिन रात प्रयास किया गया, सूचना संकलन किया गया, जो डिजिटल एविडेंस है वो भी कलेक्ट किया गया। एफएसएल की टीम ने भी विजिट किया। इस संयुक्त प्रयास से हम जो गैंग है उसको आइडेंटिफाई करने में सफल हुए और उसके एक गैंग के आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये गुना का रहने वाला है, पारदी समुदाय का है। इसके पास से घटना में जो चोरी गया लैपटॉप है, चार्जर है। एक ज्वेलर के यहाँ से कुछ सामान गया था, तिजोरी तोड़ने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन वो बाहर सामान रखा था शोकेस में, उसमें चांदी के ग्लास और अन्य सामान जब्त किया गया है। उसको पुलिस रिमांड पर लेकर के और पूछताछ की जा रही है। गैंग के जो अन्य लोग हैं उनको तलाश कर रही है हमारी। देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला बदल आरोपी भारत लाल उर्फ बबली को नेमावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दीप गांव में हिरासत में लिया है। बता दें कि उक्त व्यक्ति को इंदौर, उज्जैन, सीहोर, खंडवा, हरदा राज्य सीमा से 1 साल के लिए बाहर होने के आदेश कलेक्टर की तरफ से दिए गए थे, जो कि आदेशों का उल्लंघन करते हुए दीप गांव में पाया गया। नेमावर पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर दीप गांव से हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। थाने के प्रधान आरक्षक कपिल जाट और राहुल मालवी की कस्बा भ्रमण के लिए ड्यूटी लगाई गई थी और इन्हीं को सूचना मिली कि एक जिला बदर आरोपी भरतलाल और बबली जो कि दीपगांव का रहने वाला है और ये 1 साल के लिए जिला बदर था, तो ये आज घूमते हुए पाया गया, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया धारा 14-15 राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इसको जो है। खबर बाड़ी से है, जहां बारना बांध के कैचमेंट इलाके में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बारना बांध के 6 गेट खोले गए हैं, जिससे 41,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं बांध के निचले तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। इधर नर्मदा तटीय क्षेत्रों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि अभी भी बाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। शिवपुरी में बीती रात से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पानी रपटों और नालों के ऊपर से बह रहा है, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा हादसा शिवपुरी से महज 10 किलोमीटर दूर कोटा गांव में हो गया, जहां उफनते नाले को पार करते वक्त एक लोडिंग वाहन जिसमें टेंट का सामान भरा था और 4 लोग उसमें सवार थे, वो पानी के तेज बहाव को सहन नहीं कर पाया और बह गया। वहीं समय रहते नाले के पास मौजूद ग्रामीणों ने उन सभी लोगों को पानी से बाहर निकाला, जिसमें लोडिंग वाहन पानी में पूरी तरह से डूब गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लोग वाहन के ऊपर बैठे हैं, जिन्हें ग्रामीण निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक युवक की मौत हो गई। आत्महत्या करने के प्रयास के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इस आत्महत्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों ने रायसेन भोपाल सागर तिराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है।
साहब 8 तारीख को दिन के 12 बजे 2 यहाँ से कोतवाली गए। किसकी रिपोर्ट थी किसकी नहीं थी ये तो हमें नहीं है मालूम। और मेरा भाई दुकान पे खड़ा था, वो बोल रहा था, और जाके इनने डायरेक्ट उसमें 4 थपाड़े मारे। तो उसने 4 जने में कोई किसी को मारेगा तो उसके लगे ही नहीं, तो उसने इज्जत के मारे उसने आके घर पे से ले गया दवाई कीटनाशक। तो वो जाकर उनके सामने पी ली, और पी ली तो फिर जे आ गए वहाँ छोड़ के कचू दूर, फिर लौट के गए जी वहाँ पे। तो कह लगा प्रेम तूने ये क्या किया? तो वहाँ ने कही तुमने मेरे थपाड़े ना मारते ना मैं दवाई पीता पैर कसूर। तो इनने थपाड़ा मारा, वहाँ से नहीं जे ले आए गाड़ी पे, ना घर पे बोला कोतवाल पुलिस वाले। हाँ तो इनने ना घर पे बोला कि आपका लड़का ये हो गया या दवाई पी ली, ना सरपंच से बोला ना चौकीदार से बोला। गांव में सब लोग रहते हैं ना, गांव में किसी बस्ती से तो बोल सकते थे, लेकिन इनने चोरी से लाके रायसेन के हॉस्पिटल में आधे घंटा रखा या 10 मिनट रखा, ये मुझे नहीं मालूम। पहले ये डेड बॉडी के साथ ये थाने पर आए हैं। प्रेम लोधी करके ये मृतक है और बताया जा रहा है कि सालेरा गांव के हैं। इसके अलावा जितने भी आरोप हैं इन सबकी जांच की जाएगी। आवेदन पत्र अभी तक फरियादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। आवेदन जैसे ही आएगा उसके हर बिंदु पर जांच प्रॉपर करेंगे। ये जो मृतक है उस पर कुछ केस वगैरह चल रहे हैं? इनके विरुद्ध एक आवेदन आया था जिसकी जांच पहले भी पुलिस कर रही थी, उसमें अभी विस्तृत जांच बाकी है। टीकमगढ़ के बुडेरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव के जामुनतलैयाहार में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर शव लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं प्रथम दृष्टया शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले हुए नन्ही टेरी हत्याकांड का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई थी कि अभी एक और मामला सामने आ गया। वहीं शव मिलने की सूचना बुडेरा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम बिजाला में मंगलवार 10 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसकी पूर्ण आहुति 16 सितंबर सोमवार को डाली जाएगी और महाप्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। बता दें कि कथा का वाचन पंडित जगदीश शुक्ल की ओर से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कथास्थल हनुमान मंदिर प्रांगण ग्राम बिजाना में किया जा रहा है। कथा के पहले दिन ग्राम में शोभा यात्रा निकाली गई थी। खबर मोहन बड़ौदिया से है, जहां 10 सितंबर को श्रीमद् भागवत कथा गंगा ज्ञान महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी लगातार भजन गा रहे हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें कि 10 सितंबर से शुरू हुए इस महोत्सव की पूर्ण आहुति 16 सितंबर सोमवार को डाली जाएगी, जिसके बाद महाप्रसादी भी श्रद्धालुओं के बीच बांटी जाएगी। कथा का वाचन पंडित जगदीश शुक्ल की ओर से किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कथा स्थल हनुमान मंदिर प्रांगण में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कथा के पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई। तस्वीरें मोहन बड़ोदिया से हैं, जहां 16 सितंबर को महोत्सव का समापन किया जाएगा। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।